हाँ जी, हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है आप लोगों के, कैसे हैं आप सब लोग? तो यार उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूँ अपना बैच बहुत ही शानदार, जोरदार, जबरदस्त प्रयास 2.0 में। और हम लोग अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसका नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आज लेक्चर नंबर 5 है, और लेक्चर नंबर 5 में आज मैं आप लोगों को जो लास्ट क्लास में जहां पर हम लोगों ने छोड़ा था वहीं से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था कि भाई ये वाला जो सेशन है आपको मिलेगा रिकॉर्डेड फॉर्म में। ठीक है, और उसका रीजन भी हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो जैसे ही ये वाला आपको सेशन रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलता है, मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के यही विनती है कि उसी समय इस वाले सेशन को खत्म कर लें। ठीक है, सेशन की ड्यूरेशन जो रहेगी वो 1.5 घंटे से लगभग कम ही रहेगी, है ना। हम लोग थोड़ा कम में ही खत्म करेंगे, बिकॉज ऑब्वियस है जब सेशन आपका रिकॉर्डेड सेशन होता है तो 1 घंटे का सेशन भी 1.25 घंटा 1.5 घंटे का बन ही जाता है। ठीक है ना, तो वो ड्यूरेशन जो रहेगा मैं 1.5 घंटे से कम ही रखूंगा, ताकि आप लोग नोट्स भी अपने हिसाब से बढ़िया ढंग से प्रिपेयर कर सके। ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो कि यार रिकॉर्डेड है तो इस सेशन को कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, नहीं। जिस समय आपको मिल रहा है उसी समय, अगर आपकी कोई और लाइव क्लास नहीं है तो उसी समय बैठो और उसी समय इस सेशन को खत्म कर लो। नोट्स जो लोग बना रहे हैं बढ़िया ढंग से नोट्स बना लो, बहुत जरूरी है नोट्स बनाना, मैं हमेशा बोलता हूँ। ठीक है, चलिए फिर बिना किसी देरी के हमें इस सेशन को करना चाहिए स्टार्ट। देखो यही फायदा होता है जब रिकॉर्डेड सेशन होता है ना, अगर यही लाइव सेशन होता है ना तो 5 मिनट बाद सेशन स्टार्ट होता है ना। तब तक मैं तुम लोगों से नमस्कार, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और जो भी है सारी कहानी करता है ना, और बातें बातें होती 4-5 मिनट, 5 मिनट चले जाते, 6-7 मिनट, है ना। अभी देखो 2 मिनट में सारी कहानी निपट गई है ना। ठीक है, तो यही चीज है, इसीलिए मैंने बोला 1.5 घंटे से थोड़ा सेशन हम लोग कम ही रखेंगे। और अब क्योंकि हमारे पास थोड़ा टाइम भी है ना यार, क्योंकि कुछ पोर्शन हमारा सिलेबस से रिडक्शन हुआ है, कुछ हटा है पोर्शन, तो इस वजह से हम लोग थोड़ा टाइम देके भी पढ़ सकते हैं, है ना। टाइम का हमारे पास एज सच कोई कमी अभी नहीं है। ठीक है, चलिए फिर तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वाला सेशन हम लोगों ने जहां छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोगों ने वहां तक पढ़ लिया होगा, रिवाइज कर लिया होगा, डीपीपी आप लोगों ने सॉल्व कर ली होगी, और जो मॉड्यूल के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिए थे वो भी आप लोगों ने सॉल्व कर लिए होंगे। ठीक है ना, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करें। ग्रुप 15 एलिमेंट में केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे थे। आज सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद मैं आपको एलोट्रोप्स के बारे में पढ़ाने वाला हूं, है ना। किसके एलोट्रोप्स? एलोट्रोप्स ऑफ फॉस्फोरस, है ना। फॉस्फोरस कैलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। हालांकि सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं कर रखा कि फॉस्फोरस कैलोट्रॉप्स आएंगे नहीं आएंगे, उसने सिर्फ लिख रखा है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या पता पूछ ही ले एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस, है ना, तो क्यों ना हम लोग पढ़ ही लें साथ साथ। कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, जैसे हम लोगों ने कार्बन के एलोट्रॉप्स पढ़े थे वैसे फॉस्फोरस के, और आसान है, दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। फिर उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों का ग्रुप 16 एलिमेंट्स, और ग्रुप 16 एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज करेंगे, साथ में अगर मान लो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो पाई तो वो भी कर लेंगे, ऐसी क्या बात है। और अगर मान लो केमिकल प्रॉपर्टीज भी स्टार्ट हो गई तो वो भी हम लोग देख लेंगे। लेकिन देखते हैं कितना सेशन होता है, क्या रहता है, किस हिसाब से माहौल रहता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग देख लेंगे। ठीक है, हाँ। 16 के बाद जो 17 और 18 है ना, वो छोटा पोर्शन आ जाता है। 18 तो बहुत ही छोटा है ना। 18 वाला जो पार्ट है वो तो काफी कम है ना, तो आपको उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जो हमारे लिए डेडिकेटेड 7 लेक्चर्स हैं इसमें, तो मैक्सिमम अगर मैं मानूं ना तब भी 8 लेक्चर में हम लोग इसको बड़े आराम से खत्म कर देंगे, और लास्ट वाले सेशन में तो हम लोग खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर लेंगे। ठीक है ना, काफी सारे क्वेश्चंस आपको उसमें करवा देंगे, वो तुम चिंता मत करना। आओ देखें, केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे थे। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह की सारी कहानी बता दी थी, और सबसे पहले आया था रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, और हाइड्राइड्स की हम लोगों ने बहुत सारी प्रॉपर्टीज लिखी थी, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंगल, बेसिसिटी, रिड्यूसिंग पावर, ऐसे थर्मल स्टेबिलिटी, बहुत सारी चीजें लिखी थी, है ना। वो सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, वो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं जो तुम लोग बोलते हो कि सर और क्वेश्चंस कराओ, वो सारे क्वेश्चंस ही थे मेरे भाई जो तुम्हें करने थे अच्छे ढंग से। ठीक है ना, और फिर उसके बाद रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन भी हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस। ठीक है ना, चलिए फिर देखते हैं क्या कहता है। बहुत आसान चीज है। जैसे मान लो आपका कोई एलिमेंट है ई क्या है? ग्रुप 15 एलिमेंट है। ठीक है दादा, और इसकी रिएक्शन आपने करवा दी एक्स के साथ, है ना। एक्स बोले तो हैलोजन, है ना। एक्स क्या है यहां पर? हैलोजन है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो सर ये हैलाइड बनाते हैं सर, कौन से हैलाइड? एक तो ट्राई हैलाइड्स और एक पेंटा हैलाइड्स। बताओ सर, EX3 में ई का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो +3 होगा, और EX5 पेंटा हैलाइड जो होगा उसमें ई का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होगा। सब लोग बड़े आराम से इस चीज को समझते हैं। ठीक है ना, तो ये लिखा आपके सामने।
एक पॉइंट और लिख दिया इसने कि जो नाइट्रोजन है मुन्ना वो पेंटाहेलाइड का फॉर्मेशन नहीं करता यार। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसके पास नॉन अवेलेबिलिटी है किसकी? डी ऑर्बिटल की इन इट्स वैलेंशियल। साहब उसके पास डी ऑर्बिटल प्रेजेंट ही नहीं है, और जब डी ऑर्बिटल ही नहीं है तो वो कहां से पेंटाहेलाइड बना सकता है ना। नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी है ना, जानते हैं हम लोग नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होती है? मैक्सिमम कोवेलेंसी वो 4 ही शो कर सकता है। जैसे NH4+ बनाते हैं ना हम लोग, उसमें नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है ना, तो उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, तो वो पेंटाहेलाइड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता, 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। पेंटाहेलाइड्स आर मोर कोवेलेंट देन दी ट्राइहेलाइड्स। कौन बताएगा इसका रीजन? अपने मन में सोच लो क्या रहा होगा इसका रीजन। पेंटाहेलाइड्स आर मोर कोवेलेंट। अरे मुन्ना क्यों? अरे दादा इसलिए है क्योंकि देख एक बात देख, EX5 है एक तेरा EX3 है, ठीक है ना। अब देख तू ऑक्सीडेशन स्टेट चार्ज देख, इस पे है +5, इस पे है +3, और याद कर ले तू फजान रूल। इसको याद कर ले, फजान रूल को, फजान रूल। फजान ने क्या बोला था? इसका यह कहना था कि जितना ज्यादा चार्ज होगा केटायन पे, क्या कहा था? केटायन पे जितना ज्यादा चार्ज होगा उसकी साइज उतनी छोटी होगी, उसमें परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा, उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा होगी केटायन की, है ना। तो यहां पर देखो जो आपका केटायन है E, यहां पर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसी वजह से इसमें परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, है ना, फजान रूल के अकॉर्डिंग, है ना। ये सारी चीजें बहुत काम में आती है, केमिकल बॉन्डिंग में हम लोगों ने सारी चीजें पढ़ी हैं पहले से ही। डन, बहुत ही बढ़िया। और देखो लिखता है कि ऑल द ट्राइहेलाइड्स ऑफ दीज एलिमेंट्स एक्सेप्ट दोज ऑफ नाइट्रोजन आर स्टेबल। जितने भी ट्राइहेलाइड्स है, चाहे वो फ्लोराइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, जितने भी ट्राइहेलाइड्स हैं सारे के सारे एलिमेंट्स के स्टेबल हैं। बहुत अच्छी बात है। नाइट्रोजन की अगर हम लोग बात करें तो जो नाइट्रोजन का ट्राइहेलाइड है उसमें सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड ही स्टेबल है ना। नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड ही स्टेबल है। देखो इसका रीजन भी है, NF3 ये वाला स्टेबल होता है ना, ये स्टेबल है। रीजन बहुत आसान है, जो फ्लोरीन है बेटा इसकी साइज कैसी है? छोटी है ना, स्मॉल साइज है, छोटी साइज है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। नाइट्रोजन के चारों तरफ 3 छोटे छोटे फ्लोरीन बड़े आराम से अकोमोडेट हो सकते हैं, एक बहुत जबरदस्त स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं यहां पर। तो सर जो NCl3 NBr3 बाकी है, NCl3 आ गया जैसे, है ना, NBr3 आ गया, है ना, और जैसे Ni3 आ गया, ये क्या होते हैं? एक्सप्लोजिव्स होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? एक्सप्लोजिव होते हैं, है ना। कैसे होते हैं? एक्सप्लोजिव्स, है ना, एक्सप्लोजिव्स होते हैं। जैसे मान लो इनको थोड़ा सा भी टेम्परेचर मिल गया ना, ये अनस्टेबल होता है ना, एक्सप्लोजिव है, अनस्टेबल है। अनस्टेबल क्यों है? जैसे N3 है, NCl3 है ना, थोड़ा सा भी अगर इसको टेम्परेचर मिल गया ना तो ये N2 बना लेता है और साथ में क्लोरीन गैस रिलीज करता है ना, हाफ ऑफ N2 बनता है और साथ में 3/2 क्लोरीन रिलीज होती है। तो देखो ना इधर गैस के मॉलिक्यूल्स बढ़ गए हैं, देखो ये भी गैस है और क्लोरीन भी गैस है। सर गैस के मॉलिक्यूल्स बढ़ गए हैं, और जब गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ते हैं, गैस के नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है ना यार फिजिकल केमिस्ट्री इतना तो, कि गैस का प्रेशर भी बढ़ेगा। PV = nRT होता है, प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स, है ना। तो यहां पर देखो गैस के नंबर ऑफ मोल्स जैसे ये डिसोसिएट हुआ, इसने बहुत सारी गैसेस प्रोड्यूस करी, उसकी वजह से प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया। एक्सप्लोजिव में ऐसा ही तो होता है ना, और इसी वजह से ये अनस्टेबल भी होते हैं। तो इसको आप चाहो तो ध्यान रख सकते हो, एडिशनल इंफॉर्मेशन है, आप लोग इसको ध्यान में रखें। NF3 बहुत जबरदस्त स्टेबल है, इसको कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की, ये नॉर्मल टेम्परेचर पे वैसे ही नहीं टूटेगा। ऑब्वियस है तोड़ना है तो आपको हाई टेम्परेचर देने की जरूरत इसमें पड़ने वाली है। क्लियर? कोई परेशानी नहीं है यहां तक, बहुत अच्छी बात है जी। और इन तीनों के बारे में मैंने बता दिया कि ये आपके सारे एक्सप्लोजिव्स होते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। तो आगे चलो फिर नेक्स्ट स्लाइड पे, है ना। तो ये रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन हो गया। मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि पेंटाहेलाइड्स की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज करेगी, ट्राइहेलाइड्स की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज करेगी, उसमें जरूरत नहीं है कोई, है ना, वो सारा सब कुछ इनर्ट पेयर इफेक्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं। पेंटाहेलाइड्स बनाने की टेंडेंसी डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज करती है ना, हम लोगों ने पढ़ा था। बिस्मत होता है बेचारा, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पेंटाहेलाइड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपाउंड बनाता है BiF5, है ना। तो पेंटाहेलाइड्स बनाने की टेंडेंसी डिक्रीज करेगी, ट्राइहेलाइड्स बनाने की टेंडेंसी इंक्रीज करेगी। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं हो सकती, सब कुछ बढ़िया है, अच्छा चल रहा है। आगे चलिए फिर केमिकल प्रॉपर्टीज में अगली प्रॉपर्टी जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल्स। मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या होगा? देखो इसमें एक चीज लिखिए कि मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं और बाइनरी कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। बाइनरी का मतलब समझते हैं, और बाइनरी का मतलब 2, ये बाइनरी डिजिट्स होती है ना,
है ना, कंप्यूटर में ज्यादा काम में आता है, 0 और 1, है ना, पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो बाइनरी, जैसे कि आप लोग पढ़ते हैं ना सॉल्यूशन में कि बाइनरी सॉल्यूशन, है ना, पढ़ते हो ना बाइनरी सॉल्यूशंस। तो बाइनरी सॉल्यूशंस का मतलब हो गया कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो ही कंपोनेंट हो, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट हो, है ना। तो वैसे ही यहां पर लिखा है बाइनरी कंपाउंड, इसका मतलब एक तो इसमें ग्रुप 15 एलिमेंट होगा और दूसरा आपका मेटल का एलिमेंट होगा, बस दो ही एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं जब ये कंपाउंड्स बनते हैं। तो आपके सामने एग्जांपल लिखा है देखो, और इनमें आपका जो एलिमेंट होगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, माइनस होगी, ऑब्वियस सी बात है। क्यों माइनस क्यों होगी, क्योंकि जो मेटल रहेगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस होगी, मेटल की प्लस होगी तो ग्रुप 15 एलिमेंट की माइनस होगी, है ना भाई। मेटल के साथ आप इनकी रिएक्शन करवाना चाहते हो, और मेटल जो होते हैं सारी दुनिया जानती है कि उनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की होती है, उन पे चार्ज पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं, ऑब्वियस सी बात है उस पे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, और जो दूसरा एलिमेंट रहेगा जो ग्रुप 15 का होगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव होगी। हाँ ना बोलते रहना, अपने मन में समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। देखो जी लिखता है, देखो कैल्शियम का नाइट्राइड आ गया Ca3N2, यहां पर कैल्शियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, नाइट्रोजन -3 में। कैल्शियम मेटल है, नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, कैल्शियम नाइट्राइड बना रहा है। ये देखो कैल्शियम फॉस्फाइड आ गया, है ना, लिखा है देखो आपके सामने, कैल्शियम +2 फॉस्फोरस -3, है ना। ये देखो सोडियम आर्सेनाइड आ गया, सोडियम +1 और आर्सेनिक -3। मेरी बात समझ में आ रही, बोलो बोलो, क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर उसके बाद ये देखो जिंक का एंटीमनी के साथ एंटीमनाइड बन गया, जिंक यहां पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहां पर एंटीमनी -3 में। ये आपके सामने लिखा है, मैग्नीशियम भी बिस्मथ के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बना सकता है ना। तो 100 बातों की एक बात यही है कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 15 एलिमेंट्स होते हैं दादा, ये मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं बढ़िया ढंग से, कोई दिक्कत नहीं है, बाइनरी कंपाउंड बनाते हैं। और बाइनरी कंपाउंड में जो आपका एलिमेंट होगा ग्रुप 15 एलिमेंट, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा कितनी होती है, -3 होती है ना। बाइनरी कंपाउंड क्यों कहते हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जितने भी कंपाउंड बन रहे हैं उसमें दो ही तरह के एलिमेंट है, फर्स्ट वन इज योर ग्रुप 15, सेकंड वन इज योर मेटल। दो एलिमेंट है, बाइनरी कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं हो सकती, बहुत अच्छी बात है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज वैसे खत्म हो चुकी है, अब इसके ऊपर मैं 2-3 क्वेश्चंस हैं, कुछ बहुत आसान आसान से, है ना, याददाश्त बढ़ाने के लिए तुम्हारी, वो मैं करवा देता हूं। देखो लिखा आपके सामने कि एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 फॉर्म कंपाउंड्स इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, बिल्कुल बनाते हैं। हाउएवर बिस्मथ फॉर्म ओनली वन वेल कैरेक्टराइज्ड कंपाउंड इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, और जहां पर ग्रुप 15 स्टार्ट किया था वहां पर भी मैंने एक चीज बताई थी कि बिस्मथ +5 में सिर्फ और सिर्फ एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, और वो कंपाउंड कौन सा होता है, BiF5 होता है, जहां पर बिस्मथ का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बताइए समझ में आ गई आपको बात, कोई परेशानी मेरे हिसाब से तो होनी नहीं चाहिए। वेरी गुड, चलिए फिर आगे चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या कहता है, लिखता है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ EH, ई यहां पर क्या है, एलिमेंट है। बॉन्ड्स इज गिवन बिलो, विच ऑफ द कंपाउंड्स विल एक्ट एज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, नाइट्रोजन के हाइड्राइड, फास्फोरस का हाइड्राइड, आर्सेनिक और एंटीमनी। इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी दे रखी है, देखो चेक कर लो। और हमसे पूछा है सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, ये तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ाई था ना भाई। रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या है मुन्ना, रिड्यूसिंग एजेंट का काम है हाइड्रोजन प्रोवाइड करना, और हाइड्रोजन प्रोवाइड कब होगी आसानी से, जब एलिमेंट और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड जो है वो आसानी से टूटेगा। अरे दादा बोलना यार, सबसे आसानी से बॉन्ड कहां टूटेगा सर, ये देखो ना एंटीमनी की साइज बहुत बड़ी है सर साइज बड़ा है तो बॉन्ड एनर्जी कम है, और बॉन्ड एनर्जी कम है तो बॉन्ड आसानी से टूटेगा। बॉन्ड आसानी से टूटेगा तो सबसे इजीली ये हाइड्रोजन रिलीज करेगा, और वही जो हाइड्रोजन होगा दूसरे को जाके रिड्यूस कर देगा। सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट एंटीमनी का हाइड्राइड हो जाए ना, और अगर बिस्मथ होता तो वो होता। क्लियर है, ये हम लोगों ने उधर लिखा ही था, है ना, हाइड्राइड्स के साथ लिखा था, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। आइए आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन है, लिखता है सॉलिड स्टेट PCl5 इज ए, इन सॉलिड स्टेट PCl5 सॉलिड स्टेट में क्या है। यह क्वेश्चन हालांकि यहां का नहीं है, पी ब्लॉक एलिमेंट का। यह क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कहां पढ़ाया था, याद करो याद करो, याद है एक चैप्टर हुआ करता था, सुना सुना लग रहा है, केमिकल बॉन्डिंग, हाइब्रिडाइजेशन इन सॉलिड स्टेट, याद आया कुछ, हाइब्रिडाइजेशन इन सॉलिड स्टेट करके एक छोटा सा टॉपिक मैंने तुम्हें करवाया था, है ना। ये वहां से ये क्वेश्चन है, PCl5 अगर मेरे भाई आप लोग सॉलिड स्टेट में लोगे ना तो ये क्या बनाता है सर, ये बनाता है PCl4+ एंड PCl6-, ये आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है सर सॉलिड स्टेट में।
अब देखो PCl4 प्लस फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में बेटा 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस आते ही 4 रह गए और चारों के चारों बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में आ गए। 0 लोन पेयर सर, 0 लोन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर है सर, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इसका मतलब सर यहां तो ज्योमेट्री कैसी होगी, टेट्राहेड्रल होगी। बोलना यार दादा, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, आसान है। और देख PCl6 माइनस फॉस्फोरस वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन माइनस आते ही 6 हो गए और 6 के 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में ले लिए। 0 लोन पेयर और 6 बॉन्ड पेयर। बता दे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2 है ना। और sp3d2 में कोई लोन पेयर नहीं है, मतलब ज्योमेट्री भी कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी भाई, ऑक्टाहेड्रल होगी। बता दे है कि नहीं। आयोनिक सॉलिड होता है ये सॉलिड स्टेट में, PCl4 प्लस टेट्राहेड्रल होगा और PCl6 माइनस ऑक्टाहेड्रल होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है ना। हालांकि ये वैसे सिलेबस से हट गया था, लेकिन ये केमिकल बॉन्डिंग में क्वेश्चन पूछ सकता है। थोड़ा सा इनऑर्गेनिक में यही थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, क्लियर है। और अगर मान लो कुछ नहीं कहा जाए, क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ कि PCl5 सॉलिड स्टेट में, सीधा सा पूछ लिया PCl5 बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, मतलब वो गैसियस स्टेट की बात कर रहा है, हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा, है ना। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होगी, सारी दुनिया जानती है। कुछ बॉन्ड इक्विटोरियल, एक्सियल का बॉन्ड लेंथ ज्यादा। अरे पता है ना तुम्हें भाई लोगों, ये देखो ये है एक्सियल, ये है एक्सियल, ये इक्विटोरियल, 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 पता है ना ये सारी चीज, है ना। एक्सियल और इक्विटोरियल दो अलग अलग बॉन्ड्स होते हैं जो इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। डन, आगे चलें। बहुत बढ़िया। अब इसके बाद जैसा मैंने आपसे कहा कि एलोट्रोप्स की हम लोग बात करने वाले हैं, तो हम लोग फॉस्फोरस के एलोट्रोप्स पढ़ेंगे, है ना। एलोट्रोप्स ऑफ फॉस्फोरस। देखो जी, वैसे तो अगर देखें ना तो एलोट्रोप्स के बहुत सारे फॉस्फोरस होते हैं, एलोट्रोप्स जो होते हैं फॉस्फोरस के बहुत सारे होते हैं। देयर आर सो मेनी एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ फॉस्फोरस। एलोट्रोप्स क्या होते हैं ये भी मेरे हिसाब से आप सब लोगों को पता है। एलोट्रोप्स आर डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स जिसमें आपका कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकता है ना। डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स, सिर्फ और सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है ना। रेट का डिफरेंस हो सकता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट डिफरेंट होती है, ठीक है ना। और एलोट्रोप्स कौन कौन से होते हैं जो हमारे सिलेबस में, रेड फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस और ब्लैक फॉस्फोरस, ये 3 फॉस्फोरस है जो हमारे सिलेबस में है। लेकिन मैंने आपको बता दिया बहुत सारी एलोट्रोपिक फॉर्म्स है फॉस्फोरस की, 3 ही हमें पढ़नी है। जैसे ना कार्बन की बहुत सारी एलोट्रोपिक फॉर्म्स हुआ करती थी, है ना। क्रिस्टलाइन अलग होती थी, अमॉर्फस अलग होती थी। हम लोग मेनली किसके बारे में पढ़ते थे, क्रिस्टलाइन के बारे में। अमॉर्फस बस हल्का सा इंट्रोडक्शन देख लिया और कहानी खत्म, है ना। बहुत बढ़िया सर, तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट कर देते हैं और सबसे पहले पढ़ लेते हैं साहब व्हाइट फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस क्या होता है मैं इसके बारे में आपको पहले बता देता हूं, फिर उसके बाद ये जो चीजें लिखी है ना ये तो बाद की बात है। पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, बिकॉज स्ट्रक्चर ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना। देखो सारी दुनिया जानती है फास्फोरस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जब मैं व्हाइट फास्फोरस की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, व्हाइट फास्फोरस की जब मैं बात करता हूं तो ये डिस्क्रीट P4 मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। देखो ये ऐसा होता है, एक पी ये रहा, एक पी ये रहा, एक पी ये रहा, एक पी ये रहा, ठीक है ना। ये पी इस पी से जुड़ा है, ये वाला पी इस पी से जुड़ा है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं सर ये देखो देखो बॉन्ड तो काट दिया आपने, अबे काट नहीं दिया, ये मान ये देख एक प्लेन में है और ये जो पी है ये प्लेन से ऊपर है, ऐसे, है ना। ये तो जो बॉन्ड है वो ऐसे है ना, ऐसे मान ले, ठीक है ना। ये बॉन्ड कटे हुए नहीं है, ऐसा नहीं है, प्लेनर नहीं है ना। यहां पर अगर तो फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन देखेगा ना कितना होगा, बोलना 1 2 3 3 बॉन्ड पर एक लोन पर हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp3 होगा ना। मेरी बात तुझे समझ में आ रही है। sp3 मतलब ये ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल जैसी है, प्लेनर नहीं है, समझ रहा है मेरी बात को, है ना। तो ये डिस्क्रीट P4 मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना। किस फॉर्म में, P4 मॉलिक्यूल की फॉर्म में, अलग अलग P4 के मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, समझा क्या। अब सबसे अच्छी बात क्या है इसकी और खास बात क्या है कि सर इसमें ये जो एंगल है ना सर, ये एंगल 60 डिग्री का होता है। क्या बात कर रहे हो सर, बिल्कुल सर ये तो बहुत मुसीबत में है, बिल्कुल मुसीबत में है। क्यों है, इसको मांगता कितना है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। सुनना, ये बहुत टेंशन में है, ये बहुत स्ट्रेन में है, इसमें एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा है ना। ये नाम सुनते ही कई लोगों के तोते उड़ गए होंगे, बोले सर ये क्या बोल रहे हो आप लोग, एंगल स्ट्रेन। स्ट्रेन तो हम लोग ऑर्गेनिक में पढ़ते थे, है ना, कि ये वाली रिंग है इसमें स्ट्रेन ज्यादा है, इस वाली रिंग में स्ट्रेन कम है। हाँ भाई यही स्ट्रेन यहां पर है। तो तू देख हाइब्रिडाइजेशन है इस फास्फोरस का sp3, समझ, 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर,
ठीक है। और इसको बॉन्ड एंगल कितना चाहिए, 109.28 चाहिए लगभग, उसके लगभग। इसको मिल कितना रहा है, 60 डिग्री। जितना चाहिए था और जितना मिल रहा है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जब इंसान की चाहत कुछ और हो और मिले कुछ और अगर दोनों चीजें एक दूसरे से बहुत डिफरेंट डिफरेंट है, तो इंसान टेंशन में रहता है, स्ट्रेन में रहता है, प्रेशर में रहता है, दबाव में रहता है, खुश नहीं रहता, चेहरे पे मुस्कान नहीं रहती है ना, बुझा बुझा सा रहता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है ना। इंसान जब खुश नहीं होगा तो गुस्सा जल्दी आएगा ना। ऐसे हंसते मुस्कुराते रहोगे तो एकदम से गुस्सा नहीं आता इंसान को, है ना। हाँ, और सामने वाले का दिल भी देख के ऐसे खुश हो जाता है, अरे यार बोले बंदा तो बहुत जबरदस्त है यार, हमेशा हंसता रहता है ना। हाँ, तो यहां पर भी देखो कि इसको बॉन्ड एंगल चाहिए था लगभग 107 डिग्री के लगभग, है ना, 109.28 के लगभग का चाहिए होगा। लोन पेयर की वजह से थोड़ा कम हो जाएगा, वो बात अलग है। लेकिन यहां इसको मिल कितना रहा है सर, 60 डिग्री मिल रहा है सर। चाहिए था 109.28, मिला 60 डिग्री। इसी वजह से सर ये बहुत ज्यादा स्ट्रेन में है, ये चाहता है 109.28 की तरफ जाना, लेकिन बस की नहीं है ना इसके, अपने आप तो जा नहीं सकता, है ना। चाहते तो तुम भी बहुत कुछ हो, है ना, लेकिन जा नहीं सकते ना, वो काम कर नहीं सकते ना, है ना। तो वो दिक्कत है मतलब अभी, और हमेशा रहेगी लाइफ में। ऐसा नहीं कि अभी है तुम्हारे साथ, हमेशा रहेगा। जिस चीज को आप चाहते हो, जिसकी तरफ जाना चाहते हो, थोड़ा सा मुश्किल होगा उधर जाना, है ना। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ये भी करेगा, है ना, या फिर कोई बाहर से सपोर्ट करेगा इसको। आओ देखो, तो सर अगर इसमें एंगल स्ट्रेन ज्यादा है तो सर क्या इसका मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि ये हाईली रिएक्टिव है? बिल्कुल कह सकते हो, है ना। ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है ना, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है बिकॉज ऑफ दिस एंगल स्ट्रेन। तो ये चीज है जो इसमें इंपॉर्टेंट है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाइट फास्फोरस की स्टेबिलिटी और इस एंगल स्ट्रेन से रिलेटेड। आओ देखो, देखो ये लिखा है इसमें, लिखता है कि कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट टेट्राहेड्रल P4 मॉलिक्यूल। पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। P4 या 4 नीचे है बेटा। डिस्क्रीट P4 मॉलिक्यूल अलग अलग, एक P4 एक P4 एक P4 P4 इस तरह से एग्जिस्ट करता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सर ट्रांसल्यूसेंट व्हाइट वैक्सी सॉलिड, वैक्स जैसा होता है ना, उस तरह का होता है, सॉलिड होता है ऑब्वियस है सर। ये पॉइजनस होता है सर, अगर आपने इसको निगल लिया ना, खा लिया ना सर, तो जहर बन जाता है, जहरीला होता है ये, है ना। वैसे सर जहरीला तो इंसान भी होता है ना सर। वो शब्दों से इतना जहर फेंक देता है कि बहुत सारे जानवर तो काट के भी उतना जहर नहीं दे सकते, है ना, होता है ना ऐसा। अरे बोलो ना, कोई बोल ही नहीं रहा यार। यस, ओ आवाज नहीं आ रही। हाँ, तो मैं यही कह रहा था, वापस से बोल देता हूं कि ये कैसा होता है दादा, पॉइजनस होता है। और पॉइजनस होता है इसका मतलब, इसको जैसे अगर आप लोगों ने निगल लिया, किसी क्वांटिटी अगर उससे ज्यादा हो गई तो फिर इंसान की डेथ भी हो सकती है ना, इतना ये पॉइजनस होता है। और कुछ जो समझदार लोग होते हैं ना, ज्यादा साइंटिस्ट लोग जैसे होते हैं, है ना। अभी मैंने एक न्यूज पढ़ रहा था, उसमें क्या था ना कि एक बंदा था जो केमिस्ट था, है ना, उसको मतलब इसको केमिकल का सारा अंदाजा था कि कौन क्या होता है। तो उसने अपने किसी रिलेटिव को निपटाने के लिए, है ना, जिससे उसकी अनबन हो गई थी, उसको निपटाने के लिए उसने इन एलिमेंट्स को यूज किया, है ना, इन एलिमेंट्स को यूज किया और इनकी हेल्प से उसने उनको टाइम के साथ थोड़ा थोड़ा डोज देता रहा, डोज ज्यादा हुई और वो इंसान निपट गया, है ना। ऐसा भी होता है कई बार। ये इनसॉल्युबल इन वाटर होता है साहब, इनसॉल्युबल तो होना ही है वाटर में, क्यों? क्योंकि P4 कैसा होता है सर, ये तो नॉन पोलर होता है ना, और वाटर हमारा पोलर होता है, वाटर पोलर है और P4 नॉन पोलर है, तो ये वाटर में इनसॉल्युबल होगा। कार्बन डाइसल्फाइड में बड़े आराम से सॉल्युबल हो जाएगा, सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, क्यों? बिकॉज इट इज सॉल्युबल इन ये भी नॉन पोलर और हमारा P4 भी नॉन पोलर, दोनों में, है ना। ये डार्क, अंधेरे में चमकता है, ग्लोज इन डार्क, है ना। केमिल, आपने सुना है फ्लोरोसेंस, है ना, फ्लोरोसेंस या फिर केमिल्यूमिनेसेंस, ये फ्लोरोसेंस हो गया, वहां से ही नाम पड़ा है ये तुम्हारा फास्फोरस, है ना, फ्लोरोसेंस से नाम पड़ा है तुम्हारा फास्फोरस, जो क्या करता है, अंधेरे में चमकता है ना, अंधेरे में चमकता है, बहुत अच्छी बात है। इट डिसॉल्व्स इन बॉइलिंग NaOH, NaOH में डिसॉल्व होता है, जैसे आपका व्हाइट फास्फोरस है, NaOH लिया, उसमें डिसॉल्व हुआ, क्या बनाएगा, NaH2PO2, जिसको सोडियम हाइपोफॉस्फाइड बोला जाता है, और साथ में फॉस्फिन गैस बनती है, PH3, है ना, इसको क्या बोला था, फॉस्फिन, फॉस्फीन, जो भी आप लोग बोलो, जैसे भी बोलो, बात एक ही है ना। फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ये NaOH में डिसॉल्व होता है, बॉइलिंग NaOH में, थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड बनेगा और साथ में
PH3 बनेगा, ठीक है ना। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आप लोग ध्यान में रखोगे, बहुत ही अच्छी बात है। और देखो और क्या खास बात है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि लेस स्टेबल होता है, मोर रिएक्टिव होता है देन द अदर सॉलिड फेजेस अंडर नॉर्मल कंडीशंस बिकॉज ऑफ द एंगुलर स्ट्रेन इन द P4 मॉलिक्यूल वेयर द एंगल्स आर ओनली 60 डिग्री। ये मैं आपको बता ही चुका हूं। It readily catches fire in air to give dense white fumes of P4O10। ये लो जी, ये लो, आपका P4 है ना, और एयर में लेके गए, जैसे भी एयर में क्या प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, ये क्या करता है, आग पकड़ लेता है, क्या बना देता है, P4O10। P4O10 के व्हाइट फ्यूम्स बन जाते हैं ना, P4O10 के क्या मिलेंगे, व्हाइट फ्यूम्स बनेंगे। एक्चुअली होता है क्या, देखो फास्फोरस का ऑक्साइड होता है पेंटा ऑक्साइड P2O5 और ये डाइमराइज हो जाता है ना, मैंने आपको बोला था ना फास्फोरस के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो डाइमराइज होते हैं, और डाइमराइज होके क्या बना देते हैं, P4O10 बना देते हैं ना। ये क्या बनता है, P4O10 बनता है। P4O10 के व्हाइट फ्यूम्स मिलते हैं। अब P4O10 के स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस पे, P4O10 की स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है। P4O10 की मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूं, बना देता हूं, है ना। अगर कभी भी कोई क्वेश्चन आए तो आप लोग घबराओ नहीं। ये देखो जी, ये है हमारा P4O10, POP POP, ऐसे ऐसे बना दो, है ना। कितने फास्फोरस आगे देखो, POP 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 POP, 4 फास्फोरस आगे। हर फास्फोरस से एक डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जोड़ दो। ये देखो, ये देखो, जोड़ दिया। अब ये वाला फास्फोरस इस वाले फास्फोरस से जोड़ो, ये वाला फास्फोरस इस वाले फास्फोरस से जोड़ो ऑक्सीजन के थ्रू। दिस इज योर P4O10, दिस इज योर P4O10, है ना। अब इस पे क्वेश्चन किस तरह के पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन आते हैं साहब P4O10 में फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, सारी दुनिया जानती है। देखो 4 बॉन्ड पेयर है, 0 लोन पेयर है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसका मतलब ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रखेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाइब्रिडाइजेशन पे क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन ये पूछ सकता है, बताओ P डबल बॉन्ड O बॉन्ड्स कितने हैं, है ना, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो कितने P डबल बॉन्ड O है, 4 है साहब, है ना। क्वेश्चन आ सकते हैं, बताओ POP बॉन्ड्स कितने हैं, वो आप लोग गिन लेना कितने हैं, ठीक है ना, वो आप लोग गिन के दिख देना कितने हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। कितने PP बॉन्ड प्रेजेंट है, कितने PP बॉन्ड्स प्रेजेंट है, आप बोलोगे साहब कोई भी PP बॉन्ड प्रेजेंट है ही नहीं। कोई दिख रहा है तुम्हें, नहीं है ना, कहां है PP, POP 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 POP, बस यही है, PP बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। स्ट्रक्चर पे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब P4O10 का छोटा भाई है P4O6, है ना, ये तो हमने P4O10 बना दिया। अगर मान लो P4O6 बनाना हो तो बिल्कुल वही चीज, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मत लिखो, है ना, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मत लिखो, P4O6 बन जाएगा। ये लो, यह आ गया आपका P4O6, है ना, P4O6। P2O3 ऑक्साइड होता है, ट्राई ऑक्साइड, ये डाइमर बना लेता है ना, बताया था ना मैंने फास्फोरस के ऑक्साइड्स, और ये बना लेता है P4O6। ये है तुम्हारा P4O6। और P4O10 बनाना तो हर फास्फोरस से डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड और डाल दो, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन स्ट्रक्चर पे पूछे जा सकते हैं। मैं फिर कह देता हूं तुम्हें, फिर मत बोलना कि सर आपने बताया नहीं था, पहले बता दिया मैंने, ठीक है ना। तो हाँ, तो हम लोगों ने यही पढ़ा कि अगर मान लो आपने व्हाइट फास्फोरस लिया और एयर में उसको लेके गए तो ये आग पकड़ लेगा और साथ में P4O10 के व्हाइट फ्यूम्स आपको दिखाई देंगे, ठीक है ना। और P4O10 की फिर मैंने स्ट्रक्चर भी आपको बता दी। बात करते हैं रेड फास्फोरस की। रेड फास्फोरस होता है पॉलीमरिक। देखो सुनो मेरी बात को, आपका व्हाइट फास्फोरस कैसा था दिखने में, सर ये था हमारा व्हाइट फास्फोरस, सॉरी ऑक्सीजन कहां से आ गया, ये दोनों जुड़े हुए थे, ये दोनों जुड़े हुए थे। अब समझना होता क्या है, इसमें क्या होता है, एक ये जो बॉन्ड है वो टूट जाता है, हाँ ये वाला जो बॉन्ड है बना हुआ है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही ब्रेक हुआ हर फास्फोरस की एक वैलेंसी खाली हो जाएगी, है ना, और ये दूसरे P4 मॉलिक्यूल के पास चला जाएगा। ये देखो एक और P4 मॉलिक्यूल के पास चला जाएगा। समझेगा मेरी बात, दादा बोलियो। अरे समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है मुन्ना, हैं जी। तो अब इससे फायदा क्या हुआ, देखो ये लिखा ना, इट इज पॉलीमरिक कंसिस्ट ऑफ चेन्स ऑफ P4 टेट्राहेड्रा। यहां फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन अभी भी sp3 है, ये है P4 एक मॉलिक्यूल, ये P4 ए P4, ऐसे P4 मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे,
और क्या बन जाएगा, एक बहुत बड़ी स्ट्रक्चर बन जाएगी, एक पॉलीमरिक स्ट्रक्चर बन जाएगी। इसी वजह से लिखा है कि ये किसमें एग्जिस्ट करता है, P4 टेट्रा पॉलीमरिक P4 टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। बताइए जनाब, कोई दिक्कत नहीं, आगे चल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे नहीं चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद देखो इसमें भी क्या खास बात है, इसमें भी क्या खास बात है वो आपके सामने लिखा है। ये कैसे बनता है साहब, ये बनता है ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग व्हाइट फास्फोरस एट 573 केल्विन इन एटमॉस्फेयर, है ना। इनर्ट एटमॉस्फेयर ले लो और 573 केल्विन पे हीट कर दो तो ये बन जाएगा। चीज है वो आपको ध्यान में रखना है। और रेड फास्फोरस को अगर आपने हीट किया अंडर हाई प्रेशर तो सर सीरीज ऑफ फेजेस ऑफ ब्लैक फास्फोरस इज फॉर्म्ड। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं व्हाइट फास्फोरस को हीट करूं तो रेड बनेगा और रेड को हीट करूं तो ब्लैक बन जाएगा, है ना। वो उसके बारे में अभी थोड़ी देर में देखेंगे। इसकी आयरन ग्रे लस्टर होती है, बहुत अच्छी बात है। ये ऑर्डरलेस होता है और नॉन पॉइजनस होता है ना, ये पॉइजनस नहीं होता। यस, ये सर इनसॉल्युबल होता है वाटर में भी एज वेल एज कार्बन डाइसल्फाइड में भी, है ना। दोनों में ही ये इनसॉल्युबल होता है। वाटर में नॉन पोलर था, वैसे इनसॉल्युबल है। ठीक है, लिखता है कि केमिकली इट इज मच लेस रिएक्टिव देन व्हाइट फास्फोरस, थोड़ा कम रिएक्टिव होता है सर। क्यों? क्योंकि इसका सर एंगल स्ट्रेन कम हो गया। देखो पहले एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा था, ऐसे ये मरा हुआ था बेचारे, चारों तरफ से घिरा हुआ था। अब फास्फोरस का जैसे एक बॉन्ड टूटा, हो जो इसको राहत महसूस हुई है ना। इसका एंगल स्ट्रेन कम हो गया और एंगल स्ट्रेन कम हो गया तो इसकी जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ गई और साथ साथ ये डार्क में भी ग्लो नहीं करता, है ना। तो यहां से डिफरेंस वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। व्हाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस में जो डिफरेंसेस हैं वो आपको पता होने जरूरी है। इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल सकता है। सबसे लास्ट में आता है ब्लैक फास्फोरस। ठीक है, ब्लैक फास्फोरस की दो फॉर्म्स होती है ना, इसकी दो फॉर्म्स होती है। कौन कौन सी? अल्फा ब्लैक और दूसरा बीटा ब्लैक, है ना। अल्फा ब्लैक और बीटा ब्लैक। ठीक है साहब, अल्फा ब्लैक कैसे बनता है? रेड फास्फोरस को हीट करने से इन अ सील्ड ट्यूब एट 803 केल्विन, है ना। आप क्या करो, ब्लैक फास्फोरस को हीट कर दो, रेड फास्फोरस को हीट कर दो इस टेम्परेचर पे, तो आपका मिल जाएगा अल्फा ब्लैक। यस, इट कैन बी सब्लाइम इन एयर एंड हैज ओपेक मोनोक्लिनिक और रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल्स। क्रिस्टल की शेप है, कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। साथ साथ ये एयर में ऑक्सीडाइज नहीं होता। बीटा ब्लैक फास्फोरस कैसे बनेगा? हीटिंग व्हाइट फास्फोरस एट 473 केल्विन अंडर हाई प्रेशर एंड इट डज नॉट बर्न इन एयर अप टू 673 केल्विन। ये इंफॉर्मेशन है, इसको आप ध्यान रखो। देखो ये था ना, व्हाइट था, व्हाइट पी को हीट करने से क्या बना था? रेड पी बना था। और रेड पी को अगर मैं हीट कर दूं तो क्या बनेगा? अल्फा ब्लैक बनेगा। यस, अल्फा ब्लैक बनेगा। अगर मुझे बीटा ब्लैक बनाना है ना तो मैं व्हाइट पी को हीट करूंगा तो मुझे बन जाएगा बीटा ब्लैक। यस, बीटा ब्लैक, है ना। व्हाइट पी को हीट कर दो और अंडर हाई प्रेशर, है ना। इस तरह से आप लोग इसको ध्यान रख सकते हो। बीटा ब्लैक इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग व्हाइट फास्फोरस एट 473 केल्विन अंडर हाई प्रेशर। भले ही आपको ये ना याद रहे कि टेम्परेचर कौन सा था, आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि व्हाइट पी से रेड पी बनता है, रेड पी से अल्फा ब्लैक बनता है और व्हाइट पी को अंडर हाई प्रेशर हीट करने से बीटा ब्लैक बन जाता है। बस इतना सा है, मेरे हिसाब से आप लोग याद रख लोगे। बोलो ना, वरना याद रह जाएगा क्या? अब देखो ये जो होता है ना आपका ब्लैक, ये ब्लैक फास्फोरस, ये कैसा होता है? देखो सुनो, ये हमारा था व्हाइट पी, सुनना मैं अच्छे से सुनना। ये था तुम्हारा व्हाइट पी, है ना, ये था व्हाइट फास्फोरस। एक बॉन्ड टूटा, एक बॉन्ड टूटा, थोड़ा आराम आया, है ना, थोड़ा आराम आया, थोड़ा आराम आया। किसको? ये इस तरह से, है ना, इस तरह से बन गया क्या? ये बन गया तुम्हारा रेड पी। अब क्या होता है? ये वाला बॉन्ड भी टूट जाएगा और भाई 3D स्ट्रक्चर बन जाएगी, 3D पॉलीमर बन जाएगा, है ना। देखना, पी 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 पी, ठीक है। ये वाला बॉन्ड टूट गया, ये भी टूट गया, ये टूट गया, तो इसकी इक्विवेलेंसी खाली, इसकी इक्विवेलेंसी खाली। ये इधर जुड़ेगा किसी दूसरे P4 से, ले भाई ले। ऐसे करते ना बहुत बड़ी जॉइंट स्ट्रक्चर बन जाएगी। ये देख, यहां पर इसको P मिलेगा, ये फिर इधर जुड़ता जाएगा और भाई ना मतलब ऐसे बहुत लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर बन जाएगा, है ना, इस तरह से। और ये फिर यहाँ पी है, ऐसे करते करते ना एक 3D स्ट्रक्चर बन जाएगा। कहने का मतलब ये है ना, ये इस तरह का होता है आपका कौन सा? ब्लैक पी, है ना, ब्लैक फास्फोरस। ठीक है,
ब्लैक फॉस्फोरस। यहां पर व्हाइट पी था, थोड़ा रेड पी बना, थोड़ा आराम आया, थोड़ा और आराम आ गया, मजा आ गया ब्लैक फॉस्फोरस को। तो अगर इनमें तुमसे कंपैरिजन पूछे सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ब्लैक। सबसे कम स्टेबल कौन होगा? ये। सबसे ज्यादा एंगल स्ट्रेन किसमें? व्हाइट में। सबसे कम एंगल स्ट्रेन किसमें? उसमें। डेंसिटी किसकी सबसे ज्यादा है? ये देखो ना, डेंसिटी जबरदस्त है। यहां तो P4 बेचारा अकेले अकेले मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना। आइए देखो, थोड़ा सा कंपैरिजन है, इसको ध्यान रखें। रिएक्टिविटी की बात करते हैं, व्हाइट, रेड और ब्लैक बता दिया मैंने। एंगल स्ट्रेन सबसे ज्यादा किसमें है? व्हाइट में है, फिर रेड में और फिर ब्लैक में। तो इसी वजह से अगर आप स्टेबिलिटी देखोगे, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? ब्लैक की होगी, क्योंकि उसमें एंगल स्ट्रेन सबसे कम है। सारे के सारे बॉन्ड्स ब्रेक हो चुके हैं, एकदम जबरदस्त 3D नेटवर्क इसने बना लिया है। और जो स्टेबिलिटी जिसकी ज्यादा होगी उसकी रिएक्टिविटी कम होगी, सारी दुनिया जानती है। और अगर आप डेंसिटी की बात करोगे, व्हाइट, रेड और ब्लैक, है ना, ब्लैक फॉस्फोरस का डेंसिटी सबसे मैक्सिमम होता है, क्योंकि उसमें बॉन्डिंग बहुत जबरदस्त है और ये 3D नेटवर्क फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। यहां तो अलग अलग P4 मॉलिक्यूल है, P4 वीक फोर्सेज है ना। जैसे मान लो व्हाइट की मैं बात करूं तो एक P4 ये रहा, एक P4 ये रहा, नॉन पोलर है, इनके बीच कौन से फोर्सेज होंगे? वेंडरवॉल फोर्सेज। और वेंडरवॉल फोर्सेज वीक होते हैं तो ये दो मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर होंगे, और दूर होंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, मास कम रहेगा, मास कम होगा, डेंसिटी कम हो जाएगी, है ना। तो जो व्हाइट P होता है उसकी डेंसिटी सबसे कम होती है। मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? तो ये इसी के साथ ये वाली टेबल, मतलब सारा सब कुछ एक जगह डेटा लाने के लिए मैंने लिखी थी, इसको आप लोग ध्यान में रख सकते हो। रिएक्टिविटी, स्टेबिलिटी, एंगल स्ट्रेन और डेंसिटी का ऑर्डर ये है। क्लियर है दादा? दादा क्लियर है। आजा फिर एक क्वेश्चन कर ले। क्वेश्चन तेरी नजरों के सामने है, ये रहा। लिखता हूं, हीटिंग विद कॉन्सेंट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ CO2 व्हाइट फॉस्फोरस गिव्स अ गैस। कौन सी गैस देगा? अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, PH3, है ना। P4 को NaOH के साथ हीट किया था, NaH2PO2 सोडियम हाइपोफॉस्फेट बना था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? हाईली पॉइजनस होती है, बिल्कुल होती है भाई, और स्मेल लाइक रॉटन फिश। हाँ, ये चीज लिख लेना भले, उसमें जहां हमने फॉस्फिन लिखा है ना, वहां लिख लेना कि पॉइजनस होती है और स्मेल लाइक रोटन फिश। इट्स सॉल्यूशन इन वाटर डिकम्पोज इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, ये छोड़ दो एक बार के लिए, आपके सामने लिखा है इट इज मोर बेसिक देन NH3। ये वाले स्टेटमेंट को आप अच्छे से पढ़िए। हम लोगों ने बेसिसिटी का ऑर्डर पढ़ा था, ये लास्ट क्लास में पूरा खोल के बताया था, तुम्हें पूरा डिटेल बताया था, है ना, एकदम एक एक पॉइंट बताया था बेसिसिटी का ऑर्डर। याद आया क्या तुम्हें कुछ? वो ड्रैगोस कॉम्पाउंड और वो सारा सब कुछ। यस, तो सर ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, इनकरेक्ट है सर। NH3 इज मोर बेसिक देन PH3। सर PH3 में फॉस्फोरस का लोन पेयर प्योर s ऑर्बिटल में रखा हुआ है। सर NH3 में नाइट्रोजन का लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में रखा हुआ है, जिसमें परसेंटेज एस करेक्टर 25% है लगभग, है ना, और यहाँ 100% है। तो सर इस लोन पेयर पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा है, और अट्रैक्शन ज्यादा है तो वहां से इलेक्ट्रॉन उस लोन पेयर को लूज करना, डोनेट करना PH3 के लिए मुश्किल है। इसी वजह से सर उसका बेसिक नेचर NH3 के कंपैरिजन में कम होगा, कम होगा, कम होगा। ठीक है, क्लियर? समझ में मेरे हिसाब से आ गई होगी आप सब लोगों को। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड फॉर्म्स 3 सीरीज ऑफ सॉल्ट्स? बताइए, है ना, इन्हीं से रिलेटेड है, थोड़ा सा आपका केमिकल बॉन्डिंग का रिवीजन है। इनमें से कौन सा एलिमेंट ऐसा, कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो 3 सीरीज बनाएगा सॉल्ट्स की? बताओ। NaH2PO2, H2PO2 बेसिसिटी कितनी है? हाँ ज्यादा बेसिसिटी है, एक H+ रिलीज कर सकता है ना, तो एक ही सॉल्ट बनाएगा। यहां पर किसका कितना है बेसिसिटी? H3PO3 साहब, ये भी N फैक्टर 1 होता है। H3PO4 साहब, इसका N फैक्टर, सर इसका बेसिसिटी कितना होता है? सर इसका बेसिसिटी 3 होता है। सर ये 3 सॉल्ट बना सकता है, 3 बफर सॉल्यूशंस भी बना सकता है। कैसे? देखो, H3PO4 का एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ सोडियम से, है ना, NaH2PO4, फिर दूसरा हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ Na2HPO4, और फिर तीसरा हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ Na3PO4। सर NaOH के साथ इसकी रिएक्शन करवाई है आपने, है ना। पहला सॉल्ट ये रहा, दूसरा सॉल्ट ये रहा, तीसरा सॉल्ट ये रहा, सीरीज ऑफ सॉल्ट्स, 3 सॉल्ट्स बनेंगे। समझ गए क्या बात? H3PO3 बेचारा 2 ही है, बेसिसिटी 2 है, तो 2 ही सॉल्ट्स बना सकता है। सॉल्ट कब बनेगा? जब हाइड्रोजन की जगह कोई दूसरा एलिमेंट आके रिप्लेस करेगा, और जितने हाइड्रोजन रिप्लेसेबल हैं उतने सॉल्ट्स बन सकते हैं। क्लियर? समझ में आ ही गया है। और इसी के साथ मैं ग्रुप 15 एलिमेंट्स की समाप्ति की घोषणा करता हूं, है ना भाई। टाइम
ग्रुप 15 एलिमेंट्स को हमने सफलतापूर्वक कर दिया खत्म। बहुत आराम आराम से, बहुत धीरे धीरे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं है, एक एक पॉइंट बड़े आराम आराम से मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, ठीक है ना। यस, क्लियर है। आगे चलें फिर, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे मुन्ना किसकी, ग्रुप 16 एलिमेंट्स की। सर क्या पढ़ेंगे हम लोग, ग्रुप 16 एलिमेंट्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ग्रुप 16 एलिमेंट्स पढ़ेंगे। आ जाइए फिर पढ़ लेते हैं, देर किस बात की। इंट्रोडक्शन, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं बताने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। बेचारा ये जो पोलोनियम है ये कैसा होता है, रेडियो एक्टिव होता है, आगे भी लिख देंगे, है ना। रेडियो एक्टिव होता है तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हमें नहीं पता है ना, तो कई बार हम लोग प्रॉपर्टीज में इसको इंक्लूड नहीं करेंगे पोलोनियम को, ठीक है। हाँ, अगर मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछूं तुमसे वैलेंस शेल का, तो तुम लोग बता ही दोगे मेरे हिसाब से, अब तो एक्सपर्ट बन गए हो तुम लोग, है ना। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सर क्या होगा, NS2 NP4 होगा सर। सर वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके पास 6। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6। बहुत आसान सी चीज है, कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। देखो ना, वैलेंस शेल में 2 और 4, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। कैसे याद रखते थे, ओल्ड स्टाइल से टेपो, है ना साहब। ये होता था नोबल गैस 2s2 2p4 ऑक्सीजन, सल्फर होता है साहब 3s2 3p4 साहब, ये होता है 4s2 4p4 साहब, ये होता है 5s2 5p4। बताइए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, क्लियर है सब कुछ। चलिए फिर आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये तो इंट्रोडक्शन की बात होगी। अकरेंस देख लो एक बार, है ना, फटाफट से इस पे रीडिंग मार लो, अकरेंस पे फटाफट से रीडिंग मार लो, फास्ट, है ना, सब याद आ जाएगा। फटाफट से रीडिंग मार लो, इसमें कुछ बहुत ज्यादा समझने का, याद करने का नहीं है। एक बार फटाफट से देख लो जल्दी। हो गया ना। लिखता है कि ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट ऑफ द एलिमेंट्स ऑन अर्थ। बहुत अच्छी बात है। ऑक्सीजन फॉर्म्स अबाउट 46.6% बाय मास ऑफ अर्थ क्रस्ट, और ड्राई एयर में 20.94% 46% हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। लगभग 78% हम लोगों ने लिखा था नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। इंफॉर्मेटिव है, बहुत अच्छी बात है। आपका जो सल्फर होता है वो जनरली किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन दी फॉर्म्स ऑफ सल्फेट्स। देखो सल्फेट्स लिखा आपके सामने, फॉर्मूला जिप्सम का फॉर्मूला याद होना चाहिए। जिप्सम का फॉर्मूला कैल्शियम सल्फेट CaSO4.2H2O, इप्सम सॉल्ट MgSO4.7H2O, बेराइट BaSO4 एंड सल्फाइड सच एज गैलेना। फॉर्मूला याद रख लो, गैलेना होता है PbS, जिंक सल्फाइड तो जिंक ब्लेंड, सॉरी ZnS है ना, जिंक सल्फाइड को जिंक ब्लेंड बोलते हैं, और कॉपर पाइराइड CuFeS2। ये ओर्स होती हैं, क्या होती है, ओर्स। हालांकि वो सिलेबस से हट गया और वाला पोर्शन, बट स्टिल, है ना, क्या पता कहीं फॉर्मूला इधर उधर दे दे और हमें नाम ही ना पता रहे। व्हाट इज गैलेना, व्हाट इज जिंक 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 ब्लेंड, व्हाट इज कॉपर पाइराइट्स, है ना। तो ये फॉर्मूले हमें पता होने जरूरी है, इसी वजह से मैं अकरेंस लेके आता हूं। Selenium and tellurium are also found in metal selenites and tellurides in sulfide ores। बहुत अच्छी बात है। Polonium occurs in nature as a decay product of thorium and uranium minerals। देखो हम लोगों ने लिखा था कि जो पोलोनियम होता है दादा वो रेडियो एक्टिव होता है, मेटल होता है एक तरह का, ये है ना, ये रेडियो एक्टिव मेटल है, रेडियो एक्टिव है, मेटल है, और रेडियो एक्टिव है तो ये किससे बनेगा, ये बनेगा डिके। किसका डिके होगा, थोरियम का, और साथ साथ यूरेनियम के जो मिनरल्स होते हैं उनके डिके से पोलोनियम आपको देखने को मिलता है। अगर न्यूक्लियर केमिस्ट्री आप लोग पढ़ोगे ना तो ऐसी कोई रिएक्शन आप लोग पढ़ोगे बीच में जहां पर पोलोनियम बनेगा थोरियम से, ठीक है ना। लेकिन बहुत आसान है मेरे हिसाब से, इसमें किसी को कोई परेशानी हो ही नहीं सकती, बहुत ईजी चीज है, बहुत आसान चीज है। क्लियर है, आगे चलें फिर। यस, आगे चलें। ठीक है सर, आगे चलिए। आ गए हम लोग किस पे, एटॉमिक प्रॉपर्टीज पे। किस पे, एटॉमिक प्रॉपर्टीज। ठीक है जी, देख लेते हैं एटॉमिक प्रॉपर्टीज में। सबसे पहली प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने तुम्हें बताई दिया है ना, NS2NP4 वैलेंस शेल का, है ना, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल, ठीक है। और वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल।
तो यहां तक मुझे बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। आगे चलते हैं अगली प्रॉपर्टी पे, और जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, यहां कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा, कोई एक्सेप्शन नहीं है। इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है। ऑक्सीजन, सिलेनियम, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। चाहो तो ऐड कर लो पोलोनियम को भी, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि पोलोनियम के कंपाउंड्स आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। यह है हमारी कौन सी रेडियस, एटॉमिक रेडियस। कौन सी रेडियस दादा, एटॉमिक रेडियस, ठीक है ना। और अगर मान लो आयोनिक रेडियस लिखनी हो, O2 माइनस, S2 माइनस, Se2 माइनस, Te2 माइनस, और पोलोनियम को नहीं ऐड कर रहा हूं बेटा, ठीक है। यह है हमारी आयोनिक रेडियस। तो चाहे एटॉमिक रेडियस हो चाहे आयोनिक रेडियस हो, आयोनिक रेडियस में सब पे नेगेटिव चार्ज है, 2 माइनस, है ना। इस वाली आयोनिक रेडियस की बात की गई है। तो डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक रेडियस एंड आयोनिक रेडियस बोथ इंक्रीजेस, है ना। आप लोग इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप आप लोगों ने लिख ही लिया। कोई दिक्कत यहां तक? हाँ जी कोई दिक्कत है ही नहीं, सब हो ही नहीं सकती। क्या दिक्कत होगी इस चीज में? आगे चलते हैं फिर। आयनाइजेशन एंथैल्पी, बोलो बे भाई, अगर साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रही है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी के साथ क्या होगा? सर वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्या लिखेंगे सर? डिक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप जाने पर, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। यस, तो सर इसका मतलब ये है ऑक्सीजन सबसे ज्यादा, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम और चाहो तो पोलोनियम भी ऐड आप लोग कर सकते हो। यस, आप लोग ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं तो आप लोग ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम इतना तक ही ध्यान रखो ऑर्डर, तब भी हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। बहुत आसान चीज है। चलिए फिर आगे चलते हैं और अगली प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हाँ, यहां आके खेल होता था, है ना। यहां आके खेल होता था। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब है इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी। हम लोगों ने लिखा था कि जो सल्फर होता है उसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन करना ऑक्सीजन के कंपैरिजन में आसान होता है। बोलो, खाना बोलना पड़ेगा। यस, एक हमारा ऑक्सीजन है, एक हमारा सल्फर है। ऑक्सीजन हमारा सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, सल्फर हमारा थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। वैसे तो हम लोग कहते हैं सर डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन करना मुश्किल होता है, लेकिन यहां पर सेकंड और थर्ड पीरियड में उल्टा होता है। कोई रीजन बता सकता है मुझे? कोई भी जो बताना चाहे। यहां इस केस में उल्टा क्यों हो गया? क्यों हो गया? क्यों हो गया? फटाफट से बता दो जरा, ऑपोजिट होने का क्या रीजन है? यस यस यस। अरे सर बहुत आसान है सर, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है सर, स्मॉल साइज है, साइज स्मॉल है तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस आर मोर। यस, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस आर मोर। सर छोटी साइज में 6 इलेक्ट्रॉन डाल दिया आपने वैलेंस शेल में, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत ज्यादा है। आप इसको गेन करने को बोलोगे, ये बोलेगा भाई मेरा तो पहले से रिपल्शन ज्यादा है, एक इलेक्ट्रॉन अगर मैंने और गेन कर लिया तो मेरे ये जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है और ज्यादा बढ़ जाएंगे। अगर रिपल्शंस बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कम हो जाती है। सर सल्फर थर्ड पीरियड का एलिमेंट है बेचारा, है ना, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, बोलेगा मेरी साइज बड़ी है, साइज बड़ी है, मेरे में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस कम है, मैं ऑक्सीजन के कंपैरिजन में बड़े आराम से इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता हूं। और यही रीजन होता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सल्फर की ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की कम हो जाती है। और इतनी कम हो जाती है, इतनी कम हो जाती है कि भाई वो सबसे लास्ट में चला जाता है ना, वो सबसे लास्ट में चला जाता है। इसका ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है ना। ये एक्सेप्शन है, छोटा सा एक्सेप्शन है, छोटा सा। हालांकि ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी, है ना। ये चीज हम लोग कौन से चैप्टर में, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, वहां पर हम लोगों ने पढ़ लिया था। वापस आ गया है ना, वापस रिपीट हो गया आज। बहुत ही अच्छी बात है। और अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तुम्हें समझ में, अच्छा एक चीज मैं और बता दूं, एक चीज मैं और बता दूं, जैसे मान लो कोई भी एलिमेंट है M, है ना, ग्रुप 16 एलिमेंट है मान लेते हैं, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, M माइनस बना, और एक और इलेक्ट्रॉन गेन किया, M2 माइनस बना। ओ
प्लस क्यों लिखा बे, माइनस लिखा, ठीक है ना। तो पहले वाला जो प्रोसेस है ना, फर्स्ट प्रोसेस मान लेते हैं इसमें एनर्जी रिलीज हुई है ना, डेल्टा एच नेगेटिव है, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव, ध्यान रखियो, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, और इसका मैग्नीट्यूड इससे ज्यादा होगा, मतलब m से m2 माइनस बनाने का प्रोसेस इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। बताओ याद रहेगा क्या इतना? संभाल लोगे ना इतना तो? अरे बोलो यार, समझ जाएगा ना, ठीक है, हाँ, इस बात को ध्यान रखना बस। आगे चलते हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर लेते हैं। साहब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई दिक्कत ही नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, है ना, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, है ना। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, है ना, यही रहने दो। बेचारा पोलोनियम तो वैसे कोई कंपाउंड नहीं बनाता, है ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात वैसे इसके लिए हम लोग नहीं करेंगे। रखो भाई, तो सबसे लास्ट में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। यस, हो गया ना यहां तक? अरे बोलो ना यार। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रख सकते हो, अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करो तो हालांकि ग्रुप 15 में मैंने बता दिया था, इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है ग्रुप 15 एलिमेंट की, वो ज्यादा होती है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 16 के कंपैरिजन में, है ना। ये चीज मैं बता चुका था, इन्हें पर्टिकुलर पीरियड की बात हो रही है ना। जनरली होती है ऐसा, लास्ट वाले में जाके ऊपर नीचे भी हो सकता है। जनरली अगर तुमसे पूछे तो इस तरह से आप लोग बोल सकते हो। ये था लास्ट इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी जिसके बारे में आपको चीजें ध्यान रखनी थी। अब इसके बाद आता है कौन? फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना। यही हमें पढ़ना होता है, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी, फिर फिजिकल प्रॉपर्टी और सबसे लास्ट में केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना। ये तीन चीजें हैं जो पढ़नी होती है। एलोट्रॉप्स वगैरह नहीं मेंशन किया, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा दे रहा हूं, क्या पता कहीं पर कोई क्वेश्चन पूछ ले। आ जाओ फिर चलते हैं आगे। हाँ, ये चीज तुम्हें पता ही है पहले से, है ना। ऑक्सीजन और जो सल्फर होते हैं, देखो एलिमेंट कौन कौन से हैं? ओल्ड स्टाइल से टेपो, यस यही था। ये वाले जो दोनों हैं कैसे हैं साहब? ये नॉन मेटल है, ठीक है दादा। फिर उसके बाद वाले जो दो हैं ये कैसे हैं सर? ये मेटलोइड्स हैं। फिर उसके बाद सर ये जो है ये सर मेटल है, और मेटल भी कैसा है? रेडियो एक्टिव मेटल है ना। तो इसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। यहां से कहने का मतलब ये है, जैसे जैसे मैं नीचे जाते जा रहा हूं सर, जैसे जैसे मैं नीचे जाता जा रहा हूं सर, मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो बढ़ता जा रहा है सर। यस, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है। देखो लिखा है ऑक्सीजन एंड सल्फर आर नॉन मेटल, सेलेनियम टेलुरियम मेटलोइड्स, वेरएज पोलोनियम इज अ मेटल। इसने लिखा भी है कि जो पोलोनियम होता है ये रेडियो एक्टिव होता है एंड इज शॉर्ट लिव्ड, है ना। इसका हाफ लाइफ बहुत कम होता है, 13.8 दिन, बहुत ही कम, बहुत कम, है ना। 13.8 डेज में ये जितना है ना उसका आधा रह जाता है, फिर अगले 13.8 डेज में और आधा रह जाता है। मतलब मान लो आज 100 ग्राम लिया आपने पोलोनियम, 13.8 दिन के बाद 50 रह जाएगा, अगले 13.8 के बाद 25 रह जाएगा ना। तो ऐसे ऐसे चलता रहता है। ऑल दीज एलिमेंट्स एग्जिबिट एलोट्रोपी, है ना। पिछले वाले में नाइट्रोजन नहीं शो करता था, यहां पर सारे के सारे एलोट्रोपी शो करते हैं। लेकिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसके एलोट्रोप्स पढ़ेंगे? सल्फर के एलोट्रोप्स पढ़ेंगे। बाकी के एलोट्रोप से हमें कोई लेना देना नहीं होगा। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर पढ़ाऊंगा, ठीक है? ठीक है सर, पढ़ा देना, कोई बात नहीं है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इंक्रीज करता है विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर डाउन द ग्रुप, मतलब ओल्ड स्टाइल से टी, है ना। इतना ध्यान रखो, ये मेल्टिंग पॉइंट, है ना। पोलोनियम का हम लोग बात नहीं करेंगे वैसे। सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, ये वाला किसका ऑर्डर होगा? बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा। यस, इसमें कोई परेशानी आपको नहीं होगी मेरे हिसाब से। होगी क्या? है कोई रीजन भी पूछ ले? देखो मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं, एक छोटी सी कहानी बताता हूं। इसने लिखा भी है इधर, ऑक्सीजन जो होता है ना, ऑक्सीजन वो एग्जिस्ट करता है O2 की फॉर्म में, सल्फर एसिड की फॉर्म में, सेलेनियम एसी8 की फॉर्म में, और जो टेलुरियम होता है ये होता है तुम्हारा नेटवर्क, है ना, सॉलिड। मतलब O2 जो होता है ये गैस होता है, और ये बाकी के सारे जो कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, जब मेल्टिंग पॉइंट की बात आएगी, जब बॉइलिंग पॉइंट की बात आएगी, तो हम लोग क्या देखेंगे? जब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात आएगी तो मैं क्या चीज देखूंगा? मैं क्या चीज कंसीडर करूंगा?
है ना। टेलुरियम जो भाई देखो ना, ये है तुम्हारी मॉलिक्यूलर फॉर्म, ये भी मॉलिक्यूलर, ये भी मॉलिक्यूलर। जो टेलुरियम होता है ना, ये पॉलीमरिक होता है, मतलब आप इसको ऐसे बहुत सारे चलता जाएगा, टेलुरियम टेलुरियम टेलुरियम, है ना। ये कैसा होता है, पॉलीमरिक होता है। अभी मैं एसेट वगैरह की स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा, जब हम लोग एलोट्रोप्स पढ़ेंगे तो एसेट की स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग देखेंगे। डाउन द ग्रुप जाने पर क्या हो रहा है सर, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो वेंडरवॉल फोर्सेस इंक्रीज होंगे ना, साइज बढ़ रही है, देखो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, साइज बढ़ रही है। और हम लोगों ने पढ़ा है कि जो वेंडरवॉल फोर्सेस होते हैं, दोज फोर्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। जब मैं डाउन द ग्रुप जा रहा हूं, साइज बढ़ रहा है, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, तो सर वेंडरवॉल फोर्सेस बढ़ेंगे, और वेंडरवॉल फोर्सेस बढ़ेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। समझ में आई मेरी बात? कहने का मतलब ये, ऑक्सीजन जो होता है गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बाकी सारे के सारे सॉलिड्स होते हैं। सल्फर एटॉमिसिटी 8, सेलेनियम की 8, टेलुरियम कैसा होता है, पॉलीमरिक होता है। यहां पर एक बहुत बढ़िया पॉइंट लिखा है इसने, डेटा आपको याद नहीं रखना, और मैं भी इस समय मुझे याद नहीं है डेटा। जो ऑक्सीजन और सल्फर होता है ना, इनके मेल्टिंग पॉइंट में लार्ज डिफरेंस होता है, जबरदस्त डिफरेंस होता है यहां पर, है ना। यहां पर जो मेल्टिंग पॉइंट है, आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखेगा। आप लोग चाहो तो डेटा एनसीईआरटी से देख भी सकते हो। मैं तो कहूंगा रटने की जरूरत नहीं, याद नहीं रखना है कि क्या डेटा होता है एग्जैक्ट, सिर्फ इतना ध्यान में रख सकते हो कि ऑक्सीजन और सल्फर की जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। अगर कोई तुमसे रीजन पूछ ले कि ये काफी ज्यादा डिफरेंस होने का रीजन क्या है, तो मेरे हिसाब से आप लोग बता दोगे। रीजन तुम्हारे सामने लिखा है, क्या रीजन लिखा है? द लार्ज डिफरेंस बिटवीन द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर मे बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिसिटी। ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी होती है? 2 होती है। सल्फर की एटॉमिसिटी कितनी होती है? 8 होती है। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, डायटॉमिक मॉलिक्यूल है। एटॉमिसिटी ज्यादा है, इसकी वजह से इस मॉलिक्यूल का जो साइज है, S8 का साइज बहुत बड़ा है O2 के कंपैरिजन में। और अगर साइज खूब बड़ा है तो यहां वेंडरवॉल फोर्सेस, जो फोर्सेस हैं वो ज्यादा स्ट्रांग है, और इसी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इसके कंपैरिजन में काफी हाई हो जाता है। क्या ये चीज तुम्हें समझ में आ गई क्या? हाँ जी, क्या ये चीज तुम्हें समझ में आई? बोलना पड़ेगा यस यस यस, हाँ ना में जवाब देना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये दोनों के मेल्टिंग पॉइंट में लार्ज डिफरेंस का रीजन आपसे पूछ सकता है, और वो क्या होगी? एटॉमिसिटी होने वाली है। क्लियर है? ठीक है साहब। अच्छा देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक चीज मैं और पूछ लेता हूं तुमसे, हालांकि ये चीज भी मैं तुम्हें बता चुका हूं। मान लो बॉन्ड लेंथ की बात करें, बॉन्ड लेंथ, सॉरी बॉन्ड एनर्जी है ना, बॉन्ड एनर्जी की बात करें, बता दो जरा किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, है ना। ये हम लोगों ने लॉजिक पढ़ा था साहब, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, सल्फर के पास भी लोन पेयर है, लेकिन सर इसकी साइज छोटी है। सर इसकी साइज छोटी है, इसी वजह से ऑक्सीजन जो होता है सर, ये आपस में लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होगा। छोटी साइज है सर, ये लोन पेयर एक दूसरे के काफी नजदीक है तो रिपल्शन ज्यादा है, बॉन्ड एनर्जी इसकी ज्यादा होगी। और मैं आपको बताऊं, इतनी ज्यादा होती है। ऑक्सीजन बेचारा कहां चला जाता है? सबसे लास्ट में चला जाता है ना। ऑक्सीजन बेचारा कहां चला जाता है? सबसे लास्ट में चला जाता है। बॉन्ड एनर्जी में इतना ज्यादा डिफरेंस होता है। और ये जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस हैं, दीज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस आर सो मच इफेक्टिव, इतने ज्यादा इफेक्टिव होते हैं कि सबसे लास्ट में चला जाएगा। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको आप लोग ध्यान में रख सकते हो चाहो तो। आ जाओ जी केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ, है ना। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हल्का सा पार्ट देखेंगे, है ना, बाकी केमिकल प्रॉपर्टीज नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। वैसे भी लगभग टाइम 1 घंटे के लगभग हो चुका है, ठीक है ना। आओ देखें, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम लोग बात करें, भाई देखो ना, हमने लिखा कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर -2 +2 +4 +6, है ना। ये जनरली ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। लेकिन सर जब मैं नीचे जाऊंगा, जैसे जैसे मैं जीते जाऊंगा, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा सर, डिक्रीज करेगा, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्यों होता है ऐसा? रीजन है कि सर डाउन द ग्रुप जाने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। बताइए, ये सेम रीजन है वही वाला जो हम लोग ग्रुप 15 एलिमेंट में पढ़ के आए हैं।
सर डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है सर, और मेटल की टेंडेंसी सर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की नहीं होती, प्लस की शो होती है, प्लस की वो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। सोडियम -1 थोड़ी देखा है तुमने, प्लस ही देखा है ना। तो सर डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज करेगी। बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीडेशन स्टेट है -2 होती है, -1 होती है, +1 होती है, +2 होती है, कुछ भी हो सकती है, लिखा है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑक्सीजन की बहुत हाई है, तो ये नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है एज -2 एक्सेप्ट इन द केस ऑफ फ्लोरीन। अगर फ्लोरीन के साथ है, जैसे देखो फ्लोरीन के साथ है, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, तो आज फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होगा, फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव होगी और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव होगी, +2। जैसे मान लो O2F2 है, हालांकि वो अनस्टेबल नहीं होता इतना, O2F2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +1 है ना। तो ऑक्सीजन जनरली माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, लेकिन अगर ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो उस केस में ऑक्सीजन को प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना पड़ेगा, बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, है ना। आप लोग पढ़ते हो परोक्साइड्स, परोक्साइड्स में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, परोक्साइड क्या होता है, O2-। एक होता है सुपर ऑक्साइड्स, यस, सुपर ऑक्साइड्स क्या होता है, O2-। तो यहां पर अगर तुमसे कोई ऑक्सीडेशन स्टेट पूछे ऑक्सीजन की तो -1 होगी, और यहां पर अगर तुमसे कोई ऑक्सीडेशन स्टेट पूछे तो -½ होगी, है ना। तो ऑक्सीजन -½ -1 0 +1 +2, लेकिन प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ और सिर्फ तभी शो करेगा जब वो किसके साथ है, फ्लोरीन के साथ है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखोगे। बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं +2 +4 +6 भी शो कर सकते हैं, देखो ये +2 +4 +6, लेकिन ज्यादा कॉमन कौन सी है, +4 और +6 है ना। +4 एंड +6 आर मोर कॉमन, बताने की जरूरत नहीं है ना। और मैं ऐसे भी कह सकता हूं +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगी, है ना। रीजन इज इनर्ट पेयर इफेक्ट, है ना। बहुत बार हम लोगों ने लिखा है, बहुत बार उसके बारे में हम लोगों ने बात करी है। आइए लिखा है, देखो ये रहा, सल्फर, सिलेनियम एंड टेलुरियम यूजुअली शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर कंपाउंड्स विद ऑक्सीजन एंड +6 विद फ्लोरीन। सल्फर जो होता है ना, सल्फर SF6 बनता है, बताया था मैंने, सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होती है ना। तो सर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट या तो फ्लोरीन के साथ शो करता है कोई भी एलिमेंट, या फिर ऑक्सीजन के साथ शो करता है। तो यही लिखा है कि ऑक्सीजन के साथ ये कंपाउंड जनरली +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ होती है, और सल्फर फ्लोरीन के साथ +6 शो करेंगे, है ना। रीजन वापस से वही है, सल्फर के चारों तरफ 6 फ्लोरीन के एटम बड़े आराम से अकोमोडेट हो सकते हैं, बिकॉज फ्लोरीन की साइज छोटी है, स्मॉल साइज है, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन भी करता है ना। स्टेबिलिटी ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, एंड स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप बिकॉज ऑफ द इनर्ट पेयर इफेक्ट, है ना। ये चीज तो हम लोग बहुत बार पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो इसमें कुछ नई चीज नहीं है जो आपके सामने लिखी है, बिल्कुल वही चीजें हैं जो हम लोगों ने पहले पढ़ी है। बात कर लेते हैं अनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन की, वही सारी चीजें हैं जो हम लोग पहले पढ़ के आए हैं। अनोमलस बिहेवियर का रीजन क्या है, सबसे पहले कोई तुमसे पूछ ले क्या है रीजन, भैया रीजन हम लोग बहुत बार, अब तो ये अगर रात को तुम्हें 3 बजे भी नींद से उठा के पूछ लेना कि फर्स्ट एलिमेंट अनोमलस बिहेवियर क्यों शो करता है, तब भी तुम बता दोगे, है ना। साहब इसकी साइज जो होती है ना सर, वो बहुत छोटी होती है सर, साइज बहुत छोटी है, इसको सर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ना एकदम जबरदस्त हो जाएगी, और सर इसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी जबरदस्त हो जाएगी। सर ये जो ऑक्सीजन है ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है सर, सेकंड पीरियड एलिमेंट है, और इसी वजह से इसके पास d ऑर्बिटल नहीं होता, है ना। सेकंड पीरियड एलिमेंट है तो d ऑर्बिटल इज एब्सेंट, d ऑर्बिटल इज नॉट प्रेजेंट, है ना। यस, तो जो आपका ऑक्सीजन होता है, यहां से हम लोग कह सकते हैं कि ऑक्सीजन क्या बनाएगा, पी बॉन्ड बना सकता है ऑक्सीजन। हैवियर एलिमेंट्स पी का बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, है ना। सर ये डी नहीं बना सकता, क्यों, क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता बेचारे के पास, कहां से बनाएगा डी। और मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 हो सकती है ना, और कुछ इसके बारे में और ज्यादा कुछ है नहीं, मतलब वही सारी चीजें हैं जो अभी तक हम लोगों ने पहले पढ़ी है, ठीक है, क्लियर। तो मेरे हिसाब से
आज वाला जो सेशन है उसको यहीं पर खत्म करते हैं और नेक्स्ट सेशन में हम लोग स्टार्ट कर देंगे वही सारा रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस, ये सारा नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे। आज वाले सेशन को बस करते हैं यहीं तक खत्म। और इसमें जो आपका होमवर्क है मैं आपको दे देता हूं, ये देखो आपके सामने लिखा है होमवर्क। यस, आप लोग एक्सरसाइज 1 ऑक्सीजन फैमिली में से क्वेश्चन नंबर सिर्फ 19 है, एक्सरसाइज 2 में से 24 और 27 कर सकते हैं। एग्जांपल्स में 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये एग्जांपल्स है जो आपके आपके जो मॉड्यूल है ना, ये है मॉड्यूल है ना, मॉड्यूल में से आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। साथ साथ जितना आप लोगों को पढ़ा दिया कृपा करके उतना रिवाइज जरूर करके आए, रिवीजन टाइम पे करें। साथ साथ आपको जो भी डीपीपी मिले उसको जरूर सॉल्व करें, शायद डीपीपी नंबर 3 मिलेगा, है ना, तो ये जरूर काम कर लें, इतना जरूर करें भाई। 1 घंटा 5 मिनट मैंने लगभग आप लोगों का सेशन लिया है, वो जानबूझ के लिया, बिकॉज ये जो कंटेंट है ये लगभग हम लोग वैसे भी सवा घंटे 1.5 घंटे लगभग हम लोग कवर करते हैं, है ना, तो इसको मैंने इतने ही टाइम में खत्म कर दिया। ठीक है, तो रिवीजन कर ले भाई, रिकॉर्डेड फॉर्म में मिला है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में सारी चीज आई होगी, चाहे वो रिकॉर्डेड है चाहे वो लाइव है। मेरे हिसाब से कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस दोनों में नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए हम लोग करते हैं खत्म, आज का सेशन यहीं तक खत्म होगा। नेक्स्ट सेशन में आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और ज्यादा पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि काम तो पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। चलिए फिर, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।